इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे नहीं चाहिए कि तुम उसे मार डालो। मुझे केवल आपकी एक कृपा चाहिए। मैंने पहले ही उसे मारने के लिए किसी को बुला लिया है। यदि यह सफल रहा तो मैं अपने चाचा को आपके गुरु से कुछ अच्छे शब्द बोलने के लिए कहूंगा ताकि वह आपको कुछ साधना विधियां बता सकें। 7 गहरी घाटियों में एक डिप्टी हाउस मास्टर को अपेक्षाकृत निम्न स्तर का शिष्य माना जाता था और इस प्रकार उसे कम महत्व दिया जाता था। यही कारण था कि ओयांग डिहुआ ने अपने चाचा को लालच के रूप में इस्तेमाल किया था। बी लुओ ने खुशी से कहा, हाँ, तो मैं सबसे पहले जूनियर अप्रेंटिस भाई से माफी मांगूंगा। लेकिन आपने किसी से लिन मिंग की हत्या करने के लिए क्यों कहा? क्या आप इसे स्वयं नहीं कर सकते? ओयांग दिहुआ ने कहा, लिन मिंग को मारना कोई मामूली बात नहीं है। भले ही मेरे चाचा मेरा समर्थन कर रहे हों और मैं ऐसा कोई सबूत नहीं छोड़ता हूं जिसका इस्तेमाल मेरे खिलाफ किया जा सके, फिर भी सार्वजनिक न होना और संदेह पैदा न करना बेहतर है। जब मैं लिन मिंग को मारने के लिए किसी को भेजूंगा तो मैं कुछ भोजों में शामिल होऊंगा और नजरों से दूर रहूंगा। जब तक मामला साफ सुथरा निष्पादित होगा, कोई भी मुझसे सवाल करने की हिम्मत नहीं करेगा। बी लुओ ने अपने होंठ चाटे। तुमने किसके पास जाने की तैयारी की? यदि उनकी ताकत बहुत कमजोर है तो यह कुत्ते पर हमला करने वाले मांस के पकौड़े की तरह होगा। एक बार जाने के बाद वे वापस नहीं लौटेंगे। चिंता मत करो, मैंने स्काई फॉर्चून किंगडम में पास के एक वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई से पहले ही पूछ लिया है। वह रिफाइनर गुट में हुआ करता था, लेकिन उसने संप्रदाय के नियमों का उल्लंघन किया और 7 गहरी घाटियों से निष्कासित कर दिया गया। मेरी उससे कुछ दोस्ती है और उसकी खेती पहले ही चरम पल्स कंडेंसेशन अवधि तक पहुंच चुकी है और उसकी युद्ध शक्ति मेरी तुलना में कम नहीं है। जब तक मैं उसे कुछ लाभों का वादा करता हूं और वह ऐसा करता है तो यह सबसे अच्छा होगा। इससे भी अच्छी बात यह है कि वह ऐसा व्यक्ति है जो मूल रूप से अकेला था और बिना किसी लक्ष्य के इधर उधर घूमना पसंद करता है। उस समय यदि वे उसे ढूंढ भी लें तो भी वे उससे कुछ भी पता नहीं लगा पाएंगे। खेती के मामले में ओयांग दिहुआ मध्य पल्स संक्षेपण अवधि में था, लेकिन बबूल गुट में उन्होंने खेती के जिन तरीकों का अध्ययन किया वे ज्यादातर दूसरों से लड़ने और मारने के लिए थे। उनके वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई रिफाइनर गुट से थे और वह रिफाइनिंग में सर्वश्रेष्ठ थे। उनकी लड़ने की तकनीक में थोड़ी कमी थी, तो इस वजह से उनकी युद्ध क्षमता समान थी। पीक पल्स संक्षेपण अवधि। हाँ, क्या आप वास्तव में एक छोटे बच्चे से निपटने के लिए पीक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मास्टर का उपयोग करना चाहते हैं, जिसने अभी अभी मांसपेशियों में बदलाव के चरण में प्रवेश किया है? आपको लिन मिंग के बारे में बहुत अच्छा सोचना चाहिए। ओयांग दिहुआ ने कहा, अटाइंग मसल स्टेज पर लिन मिंग कोई सामान्य लड़का नहीं है। इतना ही नहीं, बल्कि उसके पास थंडरबोल्ट डेविलफायर मन का भी है। वह हथियार एक प्रारंभिक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट को मार सकता है। हालांकि पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट पर प्रहार करने के लिए थंडरबोल्ट डेविलफायर बीड का उपयोग करना आसान नहीं है, फिर भी मुझे सावधान रहना होगा। इसलिए मैं उसके खिलाफ अपनी पूरी ताकत का उपयोग कर रहा हूं। यदि ऐसा नहीं होता कि इतने कम समय में हॉटियन क्षेत्र के मार्शल कलाकार को ढूंढना मुश्किल था, तो मैंने पहले ही हॉटियन क्षेत्र के मार्शल आर्टिस्ट से उससे निपटने के लिए कह दिया होता। मम्मर, ऐसा लगता है कि जब तक आप लिन मिंग को अकेले पा सकते हैं, तब तक वह मर जाएगा। लेकिन आप लिन मिंग को मारने का अवसर बनाने की योजना कैसे बनाते हैं? इसके बारे में चिंता मत करो, मेरे पास अपने तरीके हैं। पहले मैं आपसे पूछूं कि किनजिया का लिन मिंग के साथ क्या संबंध है? कैसा रिश्ता? खैर, किनजिया लिन मिंग के बारे में बहुत सोचती है और उसकी भविष्य की उपलब्धियों से उसे बहुत उम्मीदें हैं। वह सोचता है कि वह भविष्य के लिए एक नया दोस्त और सहायक ढूंढने में सक्षम होगा। जल्द ही 7 प्रोफाउंड वैलीज किसी को पास के मार्शल हाउस के मुख्य शिष्यों को लेने के लिए भेजेगी। किनजिया उत्सुकता से लिन मिंग को उठाने की जल्दी में है।
मेरा मानना है कि उनका मानना है कि लिनमिंग ग्रैंड टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन करने में सक्षम होंगे ताकि भविष्य में जब वह एक बुजुर्ग के रूप में पदोन्नत होना चाहें तो यह उनका मार्ग प्रशस्त करेगा। हालांकि किन्जिया लिनमिंग का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन उनकी हरकतें अनियमित हैं और उन्हें यात्रा करना पसंद है। हो सकता है कि वह साल में एक बार भी 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में वापस न आए। इन पिछले 10 वर्षों में वह अपने दिल को विकसित करने के लिए गहरी घाटियों से होकर गुजर रहा है। उनके लिए लिनमिंग की लगातार रक्षा करना असंभव है। उनका रिश्ता उतना गहरा नहीं है। अच्छा है, जब तक किन्जिया 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस में नहीं है, तब तक मुझे पूरा भरोसा है। ओयांग दिहुआ बुरी तरह मुस्कुराया। यह ऐसा था मानो लिनमिंग का जीवन पहले से ही उसकी मुट्ठी में था। सुबह का समय था और सूरज अभी अभी क्षितिज से ऊपर उठा था और उसने झोऊ पर्वत को सुबह की ओस की एक पतली परत से ढक दिया था। जमीन पर मुरझाई हुई पतझड़ की पत्तियां पहले से ही रात की हल्की ठंड से चमक रही थीं। लिनमिंग ने अपने हाथ में भारी गहरा नरम भाला पकड़ रखा था। चुपचाप विधर्मी ईश्वर बीज के भीतर ज्वालासार की शक्ति को महसूस कर रहा था। कुछ देर बाद उसके शरीर में अचानक हरकत हुई और उसकी मुट्ठी एक बड़े पेड़ के तने से टकराई। जैसे ही आकाश में बवंडर की तरह सरसराहट हुई, मुरझाई हुई पत्तियों की बारिश होने लगी। एक धीमी थपकी की आवाज आने लगी। लिनमिंग ने भारी गहरा नरम भाला हिलाया। तूफान में फूल। हवा में केवल भाले के चुभने की आवाज थी। ऐसा लग रहा था कि भारी गहरा नरम भाला एक भूतिया भ्रम में बदल गया और उसने सभी घूमती हुई पत्तियों को छेद दिया। प्रत्येक पत्ते को छेदने के बाद थोड़ी मात्रा में आग निकलती थी और ये तुरंत पत्ते को जलाकर राख में बदल देती थी। जब से विधर्मी ईश्वरीय बीज में मामूली बदलाव आया था, लिनमिंग ने जब विधर्मी ईश्वर बल की परिक्रमा की थी तो उन्हें कोई अंतर नहीं मिला था। यह केवल इतना था कि उसके वास्तविक सार में एक छोटा सा अग्निगुण समाहित था। मार्शल कलाकारों का एक हिस्सा ऐसा था जिनके वास्तविक सार में एक विशेष विशेषता थी। उदाहरण के लिए, बाई जिन्युन का असली सार जल गुण था। यही कारण था कि उसने लिनमिंग से अपने लिए एक जल विशेषता शिलालेख प्रतीक तैयार करने का अनुरोध करने के लिए भारी कीमत चुकाई थी। विधर्मी ईश्वर बीज के भीतर ज्वालासार ने लिनमिंग को आग की शक्ति का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने की अनुमति दी। लिनमिंग को पहले से ही इसकी उम्मीद थी। आखिरकार कुछ रिफाइनर और कीमियागर ऐसे थे जिन्होंने ज्वालासार को वश में कर लिया था और फिर लौ का स्वतंत्र रूप से उपयोग करने में सक्षम थे। इन दिनों लिनमिंग अपने शरीर के असली सार को संयमित कर रहे थे और इसे अशुद्धियों से मुक्त कर रहे थे। वह हर दिन 5 से 6 घंटे लावा गुफा में रहते थे। आज उसके शरीर के भीतर की अशुद्धियां अंततः जल गईं। विधर्मी देववंश की दमनकारी शक्ति से प्रतीत होने वाली हिंसक और खतरनाक लावा आग बहुत शांत हो गई। अन्यथा ऐसा कोई रास्ता नहीं था जिससे वह अपने शरीर की अशुद्धियों को इतनी जल्दी साफ कर पाता। विधर्मी परमेश्वर का बीज अब मूंग के आकार का था। लावा अग्नि के लिए विधर्मी देववंश की आवश्यकताओं को पूरा करना असंभव था। लिनमिंग ने हैवी प्रोफाउंड सॉफ्ट स्पीयर को अपनी स्थानिक रिंग में रख दिया और थंडर वैली जाने के लिए तैयार हो गए। यह विचार उसके मन में कई दिनों से घूम रहा था। थंडर वैली एक दूर पहाड़ के पीछे एक घाटी में स्थित थी। पूरी पर्वत घाटी चुंबकीय डार्कस्टील अयस्क से भरी हुई थी। चुंबकीय डार्कस्टील अयस्क में एक सकारात्मक और एक नकारात्मक ध्रुव होता था, इसलिए यह आकाश से बिजली को आकर्षित करने और यहां तक कि बिजली की शक्ति को संग्रहित करने में सक्षम था। ये शोधन में आमतौर पर उपयोग की जाने वाली सामग्री थी। इस वजह से हर तूफान के दौरान गड़गड़ाहट की आवाजें आती और फिर अनगिनत बिजली के बोल्ट थंडर वैली में गिर जाते। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे बैंगनी रंग के सांप अव्यवस्थित रूप से नृत्य कर रहे हों। यह बहुत ही शानदार था। 7 प्रोफाउंड मार्शल हाउस की स्थापना के बाद एक जियांटियन मास्टर ने थंडर वैली की सरनी संरचना बनाई थी। अब गड़गड़ाहट और बिजली लगातार बरसती रहती थी,
और सरणी निर्माण ने गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति को विशेष कक्षों के अंदर बंद कर दिया था ताकि कोई इसका उपयोग खेती के लिए कर सके। इस प्रकार यह 7 प्रमुख हत्या सरणियों में से एक बन गया था। वज्रव्यूह। वज्रव्यूह 7 प्रमुख मारण व्यूहों में सबसे रहस्यमय था। केवल शीर्ष 20 रैंकिंग वाले शिष्य ही प्रवेश करने का साहस करेंगे। यह अन्य 6 प्रमुख हत्या सरणियों से भी काफी अलग था। थंडर वैली में केवल 2 कठिनाइयां थीं, 11वीं और 12वीं। 7 प्रमुख हत्या सरणियों में कठिनाई का 12वां स्तर मूल रूप से बेकार था। यहां तक कि लिंग सेन भी अंदर कायम नहीं रह सका। यह थंडर वैली के लिए विशेष रूप से सच था। कठिनाई का 12वां स्तर पूरी तरह से असामान्य था। यहां तक कि एक अनुभवी पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट भी ज्यादा देर तक अंदर नहीं रह पाएगा। यही कारण था कि होंग शी ने शुरू में नए शिष्यों से थंडर वैली को न चुनने के लिए कहा था। कठिनाई के 12वें स्तर का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। यहां तक कि कठिनाई के 11वें स्तर में भी गड़गड़ाहट और बिजली थी जो फ्लैश ट्रेनिंग चरण में एक मार्शल कलाकार को तुरंत झुलसाने में सक्षम थी। जब लिन मिंग थंडर वैली के प्रवेश द्वार पर पहुंचे तो उन्हें पहले से ही भीतर से गड़गड़ाहट की आवाज सुनाई दे रही थी। जूनियर अप्रेंटिस भाई लिन थंडर वैली के वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन मिंग का स्वागत करने के लिए दूर से निकले। इस वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई, ये पहली बार है कि जूनियर अप्रेंटिस ब्रदर लिन थंडर वैली आए हैं। इस थंडर वैली में कुल 6 चुंबकीय कक्ष हैं। पहले 5 कठिनाई के 11वें स्तर पर हैं और अंतिम कठिनाई के 12वें स्तर पर हैं। कनिष्ठ प्रशिक्षु भाई लिन अपनी पसंद के अनुसार चयन कर सकते हैं, लेकिन मेरा सुझाव है कि आप कठिनाई का 11वां स्तर चुनें। जहां तक उस आखिरी चुंबकीय कक्ष की बात है, यहां तक कि एक पल्स कंडेंसेशन पीरियड मार्शल आर्टिस्ट भी इसका सामना करने में सक्षम नहीं हो सकता है। धन्यवाद वरिष्ठ प्रशिक्षु भाई। लिन मिंग ने पहले ही तय कर लिया था कि वह कठिनाई के 11वें स्तर का चयन करेंगे। उन्होंने कम कठिनाई की भी आशा की थी। धीमी गड़गड़ाहट को नियंत्रित करना आसान होगा, ताकि उसके भीतर विधर्मी ईश्वरीय बीज के विस्फोट जैसी किसी भी यादृच्छिक घटना से बचा जा सके। प्रत्येक चुंबकीय कक्ष 10 फुट गुणा 10 फुट का था। चुंबकीय कक्ष की जमीन और दीवारें पूरी तरह से चुंबकीय डार्क स्टील से बनी थीं, और वे गहरी नीली रोशनी से चमकती थीं। क्योंकि चुंबकीय कक्ष पूरी तरह से बंद जगह थी, भयानक गड़गड़ाहट की आवाज कमरे में गूंजती थी। यदि कोई सामान्य व्यक्ति कमरे में प्रवेश करता और इन ध्वनि तरंगों से टकरा जाता, तो उसके कानों से खून बहने लगता और उसके कान के पर्दे फट जाते। यह भी संभव था कि कम आवृत्ति की तरंगें उनके अंगों को तोड़ दें, इसलिए वे जहां खड़े थे वहीं हिंसक मौत मर गए। इस गड़गड़ाहट की ध्वनि के विशिष्ट नाम थे। इसे टाइगर लेपर्ड थंडर कहा जाता था। ये नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब कोई बाघ या तेंदुआ गुर्राता था, तो अगर कोई उनके शरीर पर हाथ रखता था, तो उन्हें अपनी बाहों में कंपन महसूस होता था। किसी के लिए शरीर में प्रवेश करने और हड्डियों का व्यायाम करने के लिए इस बाघ तेंदुए की गड़गड़ाहट की शक्ति उधार लेना संभव था। यही कारण है कि बाघों की हड्डियां इतनी दुर्जेय होती थीं, और बाघ की हड्डी की शराब सबसे अधिक पौष्टिक होती थी। एक मार्शल आर्टिस्ट के बोन फोजिंग स्टेज पर पहुंचने का संकेत बाघ तेंदुए की गड़गड़ाहट थी। जब वे अपना सिर उठाते थे तो वे बाघ की तरह दहाड़ सकते थे, और जब वे अपना सिर नीचे करते थे तो वे तेंदुए की तरह गुर्रा सकते थे। लिन मिंग ने चुंबकीय कक्ष में प्रवेश करने से पहले ही अपने कानों को बंद करने के लिए सच्चे सार का उपयोग कर लिया था। बैंगनी रोशनी हवा में और चुंबकीय कक्ष की दीवारों पर पागलपन से नृत्य कर रही थी। गड़गड़ाहट की आवाज सदमे की लहरों में प्रकट होने में सक्षम थी। यदि कोई इस तरह की सदमे की लहर में खड़ा हो, तो उसे स्पष्ट रूप से महसूस होगा कि उसके दिल की धड़कन बढ़ रही है और उसके शरीर के अंग धीमी और गहरी ध्वनि तरंगों से गति में आ रहे हैं। इस तरह का एहसास बहुत असहज था। भले ही किसी के अंगों को सच्चे सार द्वारा संरक्षित किया गया हो, उन्हें अपनी छाती में जकड़न महसूस होगी और सांस लेने में कठिनाई होगी।
इस प्रकार की धीमी और गहरी ध्वनि तरंग चुपचाप और अदृश्य रूप से लोगों को मारने में सक्षम थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि किसी व्यक्ति के सुनने के लिए इसकी आवृत्ति बहुत कम थी, लेकिन फिर भी यह खतरनाक रूप से मानव शरीर के अंगों के भीतर गूंजती थी। अंततः इस ध्वनि से मनुष्य को विभाजित किया जा सकता है। सस्सी। बिजली की एक किरण किसी जहरीले सांप की तरह लिन मिंग की ओर दौड़ी। बिजली का बोल्ट बिजली की गति से चला, और इससे पहले कि लिन मिंग इस बिजली की रोशनी पर प्रतिक्रिया कर पाता, उसे पहले ही महसूस हुआ कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है। इस तरह गड़गड़ाहट की ऊर्जा पहले ही लिन मिंग के मेरिडियन में प्रवेश कर चुकी थी। लिन मिंग का उत्साह तुरंत बढ़ गया। उसने सावधानीपूर्वक इस विद्युत प्रकाश को अपने हृदय की ओर प्रवाहित करने के लिए हेरफेर किया। अपने आत्मबल से देखते रहने पर विद्युतीय प्रकाश विधर्मी देव बीज में प्रवेश कर गया। लिन मिंग तुरंत तनावग्रस्त हो गए। उनकी आत्मिक शक्ति विधर्मी ईश्वरीय बीज से जुड़ी हुई थी, और वे विधर्मी ईश्वरीय बीज के भीतर ऊर्जा के हर छोटे से बदलाव के बारे में सावधानीपूर्वक जागरूक थे। अगर कुछ भी गलत लगता है, तो लिन मिंग अपनी पूरी ताकत से गड़गड़ाहट की इस तीव्रता को तुरंत बुझाने के लिए तैयार था। वास्तव में जो हुआ वह यह था कि बिजली की गड़गड़ाहट का ये झटका विधर्मी ईश्वर बीज में एक भारी चट्टान की तरह समुद्र में डूब गया, और इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ। जब बिजली की शक्ति विधर्मी ईश्वर बीज में प्रवेश कर गई, तो इससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। इसलिए लिन मिंग ने गड़गड़ाहट और बिजली के अधिक से अधिक धागों को अपने शरीर में डालना शुरू कर दिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि यह सब विधर्मी ईश्वर बीज द्वारा अवशोषित कर लिया गया। इससे लिन मिंग का साहस मुक्त हो गया था। वह सीधे एक नाचते हुए विद्युत सांप के पास चला गया। लिन मिंग को तुरंत लगा कि उसका पूरा शरीर सुन्न हो गया है और बिजली की शक्ति पानी के तेज झोंके की तरह थी जो उसके शरीर में घुस गई। बिजली की शक्ति एक बहुत ही रहस्यमय शक्ति थी। अफवाहों में कहा गया कि बिजली ही सभी जीवन का स्रोत थी। प्राचीन ग्रंथों में, प्राचीन काल में जब स्वर्ग और पृथ्वी खुले ही थे और भूमि स्थिर होने लगी थी, आकाश गड़गड़ाहट के अनगिनत झिलमिलाते बादलों से चमकने लगा था। इस गड़गड़ाहट वाले बादल ने बिजली गिराई थी जिसने प्राचीन महासागरों को विभाजित कर दिया था और परिणामस्वरूप पहले जीवन का जन्म हुआ था। ये कहा जा सकता है कि आज का मांस और रक्त मौजूद होने का एकमात्र कारण अतीत की बिजली थी। यही कारण है कि गड़गड़ाहट और बिजली की शक्ति किसी के अपने शरीर की ताकत को प्रशिक्षित करने के लिए सर्वोत्तम थी।